जय हिंद फ्रेंड्स। हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में हिस्ट्री के जितने भी टॉप क्वेश्चंस रहेंगे उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जितने क्वेश्चन हैं ये सभी चैप्टर से वही क्वेश्चन निकाले गए हैं जो हर साल यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं में से हम इन सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी दिखेंगे इस पीडीएफ में। इसके पीछे एक ही रीजन है ताकि आपको क्वेश्चन और आंसर साथ में दिखे, एग्जाम के एक दिन पहले भी आप रिवाइज कर सकें। और इसी के साथ इसमें अगर आप देखेंगे तो इस समय भी आप लोगों को अधिकतर चीजें याद हो जाएंगी इस चलती हुई क्लास में भी। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन है कहीं किसी पीडीएफ या फिर उस तरीके से नहीं निकाला गया है कि हम किसी मॉडल पेपर से निकाल के लाए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब है कि जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए इस बार भी इनके चांसेस ज्यादा बनते हैं वही क्वेश्चन आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। तो फिर हम ज्यादा समय ना लेते हुए इन क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और जितने क्वेश्चन हैं इनको आप लोग याद करते हुए चलेंगे। हो सके तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इसे आप लोगों को चैनल, एक टेलीग्राम चैनल है उस पे आप लोगों को मिल जाएगा, सुजीत कोचिंग क्लास करके टेलीग्राम चैनल, उस पे आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें देखेंगे टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। बट इसमें आपको बता दें कि क्लास 12 की जो हिस्ट्री होती है इसमें किस तरीके का इसका क्वेश्चन पूछने का जो तरीका रहता है इसमें हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं फिर आगे आते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, टोटल आप लोगों को यहां से 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। बट हम यहाँ अभी इसलिए 20 दिखा रहे हैं क्योंकि इनमें से ही अधिकतर क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं, वही 10 दिखाए और वही तो आने वाले नहीं है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो ऐसे ही 10 क्वेश्चन हमको कैसे मिलते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। यानी जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं ए यहाँ से 10 प्रश्न मिलते हैं, ऐसे ही बहुविकल्पी प्रश्न ए भी 10 प्रश्न मिलते हैं। इसी के साथ अगर हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को ऐसे 4 क्वेश्चंस मिलते हैं। ये 4 क्वेश्चन जो मिलेंगे एक किस तरीके के मिलेंगे, तो ये आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और इसी के साथ ऐसे ही 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं विस्तृत उत्तरीय। अब इन क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी नंबरिंग जो रहती है, ये जितने ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर के ही रहेंगे। ठीक है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, और यहाँ से जो रहेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये भी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। बट इसमें क्या होता है, इनमें यहाँ पे 4 मार्क्स और यहाँ पे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें ये भी पता है कि भाई यहाँ ना मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैपिंग के क्वेश्चन भी आज इसी में हम डिस्कस करेंगे। और मैपिंग के क्वेश्चन और इसी के साथ हम इसमें देखेंगे जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी घटना कब हुई है। ठीक है, तो इस पे जोड़ के जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे 10 क्वेश्चन आएंगे जो ऐतिहासिक घटना से जोड़कर, और ऐसे ही 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैपिंग बेस्ड। तो इन सभी क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने आपको बता दिया ताकि आपको एक अंदाजा लग जाना चाहिए कि भाई किस तरीके का पेपर हमारा आने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में आपको कुछ चीजें याद रखनी है और एक ही क्वेश्चन से हम थोड़ा सा डिटेल सॉल्यूशन देते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को और भी चीजें कवर होती चले। तो देखिए यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में अगर बात करें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यहाँ से कुछ जरूरी चीजें क्या क्या याद रखनी है कि सभ्यता की भवन और सड़कें पक्की ईंटों से बनी थी। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसको ये भी याद रखना है कि जो इसका नहीं बता रहा है तो इससे तो एक क्वेश्चन हमारा सही होगा, बट ये भी याद रखना है इसी से आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बनते जाएंगे कि ये जो इंडस वैली सभ्यता है यहाँ पर सड़कें और भवन जो थे ये पक्की ईंटों से बने थे। ठीक है, एक ये पॉइंट भी आपको याद रखते चलना है। दूसरी बात, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे जिसे हम लोग ग्रिड पद्धति कहते हैं। ग्रिड पद्धति का क्या मतलब होता है कि एक सड़क
इस तरीके से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रही हो और दूसरी सड़क वहां से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही हो, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं कि ग्रिड पद्धति कहलाती है। ठीक है, ग्रिड पद्धति इसे कहते हैं। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो बिल्कुल ये सही बात नहीं है, ग्रामीण सभ्यता ना होकर बल्कि एक ऐसी सभ्यता थी, ये शहरी सभ्यता थी। और शहरी सभ्यता थी इसका मतलब है कि यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, यही ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है यही सही आंसर है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है जी, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि कांसा जो धातु होती है तांबा और टीन से मिलकर बनी होती है, तो तांबा प्लस टीन से मिलकर इसे हम बनाएंगे और ये धातु जो कहलाएगी एक तरीके से मिश्र धातु हम इसे कह सकते हैं। तो ये मिश्र धातु कहेंगे हम इसे, कांसा धातु है। ठीक है, कांसा है जो तांबा और टीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे लिखा गया है इसलिए ताकि आप आंसर भी यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था, यानी क्या रीजन था कि वहां पे संघर्ष चल रहे थे। तो देखिए एक पूरा शहर जो है ये दक्षिण भारत की बात हो रही है और इस दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे यहां से, अगर आप इस दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो इस दक्षिण भारत में आपको मिलने वाला है, एक तो मिलेगी यहाँ पे कृष्णा रिवर। ठीक है, और कृष्णा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, कृष्णा की ही सहायक नदी है तुंगभद्रा और इसी के बीच का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर दो ये साम्राज्य हैं, तो इसे हम नाम देते हैं कि भाई इन्हीं के वजह से ना इनके बीच में विवाद चल रहा था और ये विवाद क्या कहलाता है, क्या रीजन था इसके पीछे का। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब का एक विवाद था, इसी वजह से इनके बीच में संघर्ष चल रहा था। आगे अगर हम बात करते हैं तो चोल, चेर और पांड्य जैसे राजाओं का उदय किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये आप याद रखिए यहाँ से ये तमिलकम क्षेत्र में हुआ है। ये क्षेत्र भी यही दक्षिण भारत की बात हम कर रहे हैं। इस दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य जैसे राजाओं का एक संघर्ष का क्षेत्र है। ये राजा लोग यहीं पे जो कि चोल, चेर और पांड्य, चोल, चेर और पांड्य राजाओं के बीच का ये संघर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे तमिलकम हमारा सही रहेगा। नल इरा द्वीप प्रबंधनम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो नल इरा द्वीप प्रबंधनम क्या था। देखिए दो तरह के संत यहाँ होते हैं, एक होते हैं अलवार संत, एक होते हैं नैनार संत। अलवार संत किसे कहते हैं, तो अलवार संत उसे कहेंगे जहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, जो विष्णु को मानने वाले लोग हैं, जो भी संत विष्णु को मानेंगे उनको नाम दिया जाता है अलवार संत। और जो नैनार, नैनार का मतलब है कि नैन से जुड़ा हुआ, तो उनको शिव जी को मानेंगे। ठीक ना, तो जो शिव जी को मानने वाले हैं उनको नाम दिया जाता है नैनार संत। ठीक है, नैनार संत। और जो विष्णु जी को मानने वाले हैं उनको नाम दिया जाता है अलवार। ठीक है, उनको अलवार संत कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अलवार और नैनार संत में, तो इसमें से ये जो अलवार संतों का काव्य संकलन था, ठीक है, इनका जो काव्य संकलन किया गया था और एक तरीके का वो काव्य था, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, नल इरा दिव्य प्रबंधनम कहा जाता है। ठीक है, नल इरा दिव्य प्रबंधनम के नाम से जाना जाता है। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इसलिए इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। हर बार लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है नल इरा दिव्य प्रबंधनम, और पिछली बार भी क्वेश्चन आया था अलवार संतों का काव्य संकलन कहलाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे सुमेलित करने का क्वेश्चन है, मतलब एक साथ अगर हम बात करें तो इसे मिलान करने का प्रश्न है, जिसे आप लोग स्टार्टिंग में ही जानते हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं तो एक दो अगर सही हो जाते हैं फिर उसी के आधार पर हम लोग सारी चीजें सही कर लेते हैं। बट यहाँ पे ना अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ, हाफ पीडीएफ यहाँ पे दिख रहा है, बाकी हम यहाँ से आपको दिखा देते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है ये जितने ऑप्शन हैं इनको हम, स्लाइड बनी थी उसी तरीके की, इस वजह से थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हुआ है।
एक बाजरे के दाने को और मिट्टी से बने हुए हल्का प्रारूप, जुते हुए खेत के साक्ष्य, नहरों के अवशेष, इन सभी को सुमेलित करना है। कहाँ? कालीगंगा गुजरात, और साथ में सोरतुगई और बनावली। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, जो हमारा ऑप्शन रहने वाला है वो कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन खाल। यानी कि अगर हम इसमें बात करते हैं तो हमें क्या मिलाना है इस क्वेश्चन में? अगर हम देखेंगे तो ये जो बाजरे के दाने हैं इनको ये कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं हमको गुजरात वाले क्षेत्र में मिले हैं, ठीक ना? तो गुजरात वाले क्षेत्र में मिले हैं, इसी से हम एलिमिनेट कर पाएंगे। एलिमिनेशन मेथड जो होता है, जिसे कहा जाता है कि अगर एक ऑप्शन हमको थोड़ा सा सही मिल जाता है तो उसी के बेस पर हम लोग क्या करते हैं? सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से हमें पता चल जाएगा कि ऑप्शन बी जो है ये यहाँ का सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर के समय में पोलज भूमि की विशेषता क्या थी? यानी जो पोलज भूमि होती थी अकबर के शासनकाल में, तो उसे क्या कहा जाता था? इसमें अगर हम बात करें, जो पोलज भूमि है तो ऐसी भूमि होती थी जो एक के बाद हर फसल की सालाना है, तो मतलब हमेशा अगर हम बात करें जितनी फसल है, इसको आप समझेंगे जो पोलज है क्या है। तो एक तरीके से जो पोलज भूमि है, तो जैसे ही एक फसल की हम लोग खेती करेंगे, ठीक ना, एक फसल की खेती करने के बाद हम लोग फिर इसी के बाद क्या करेंगे कि दूसरी फसल, ऐसी दूसरी फसल की खेती की जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ केवल एक ही फसल की खेती बार बार करते रहें, तो यहाँ से हम चेंजिंग करते रहते हैं। एक फसल की खेती करने के बाद दूसरे फसल की खेती करते हैं, ठीक है। इसी को नाम दिया जाता है पोलज भूमि। चलिए आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है? इस्तिमरारी बंदोबस्त क्या है? ये देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ये पूछा जाता है बार बार। तो इस्तिमरारी बंदोबस्त क्या है? तो इसमें अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें जोड़ी गई हैं, तो इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी कि कितना टैक्स लेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ के किसानों से कितना टैक्स लेगी, इस चीज की लागत तय कर दी गई थी कि जैसे अगर इनको टैक्स लेना है कि हम हर महीने आपसे 100 पाउंड रुपए लेंगे, वहां से 100 पाउंड लिया जाएगा टैक्स के रूप में, तो उतना वो फिक्स है, उतने पैसे वो हमेशा लेगी। तो इसमें पहली बात ये तय की गई कि भाई ये जितना भी इनको राजस्व लेना है, जितना भी टैक्स लेना है, इसकी राशि निश्चित कर दी गई। इस व्यवस्था को बंगाल में लागू किया गया। ये इस प्रकार जो बंदोबस्त व्यवस्था थी ये बंगाल में लागू हुई थी। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कार्निवलिस उस समय बंगाल के गवर्नर थे, तो ये याद रखना है, की पॉइंट है कार्निवलिस। ये यहाँ के क्या थे? तो ये यहाँ के गवर्नर थे। निर्धारित राजस्व राशि जमा न करने पर जमींदार की संपदा नीलामी कर दी जाती थी। यानी अगर उनकी जितनी जमीन है, जो भी वहां के जमींदार हैं, अगर समय पे नहीं इसे देते हैं ये राजस्व, तो क्या कर दी जाएगी? इनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी, यानी इसके दाम लग जाते थे, और जो इसके अधिक दाम देता था वो ये पूरी जमीन ले लेता था, ठीक ना। इसी को नाम दिया जाता था कि भाई इनकी जमीन की नीलामी हो गई है। साथ में ये भी याद रखेंगे, इसी से जुड़ा हुआ होता है सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून का क्या मतलब है कि सूर्य अस्त होने से पहले अगर आपने टैक्स नहीं जमा किया है तो आपकी जमीन नीलामी होगी। ये इसी से जुड़ा हुआ होता है कि सूर्यास्त कानून क्या है। तो जैसे ही सूर्यास्त होगा उससे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो भी ये राजस्व निर्धारित किए हैं वो राजस्व आपको चुकाना पड़ता है, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, बट यहाँ से ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी सब्जेक्टिव हमको लिखना है वो भी आप कवर कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या है? 1798 ईस्वी की सहायक संधि के प्रारूप को किसने तैयार किया था? तो यहाँ पे लॉर्ड वेलीजली है, ठीक है। लॉर्ड वेलीजली ने इसको स्टार्ट किया था। वेलीजली, लॉर्ड वेलीजली। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौरा की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो देखिए पहली बात तो ये घटना कब हुई है? 1922, 5 फरवरी 1922 को ये घटना,
5 फरवरी 1922। चौरा चोरी ये जो घटना हुई थी कहाँ हुई थी, तो याद रखेंगे गोरखपुर में, गोरखपुर के चौरा चोरी नामक स्थान पर। ये यूपी का है, गोरखपुर यूपी उत्तर प्रदेश से। और इसी समय असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, असहयोग आंदोलन, इसे महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था, यानी कि बंद कर दिया था। कहा कि भी इसमें हमने तो ऐसा मान के हम चल रहे थे कि भाई हम हिंसा नहीं करेंगे और हिंसा नहीं करेंगे, बट हमने यहाँ पे क्या किया कि आप लोगों ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसे हम स्थगित करते हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो पूरी तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्थगित किया गया था किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। और कब की बात है कि चौरा चोरी घटना के बाद। इसके दो ऑप्शन आगे मिलेंगे, बट इसका आंसर क्या होगा, असहयोग आंदोलन ही इसका आंसर होगा। चलिए आते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था। देखिए संविधान सभा जब बनने की बात हुई ना, तो ये तो बन गई थी कब, ये बनी है संविधान सभा कब बनी है, तो 9 दिसंबर। ठीक है, ये 9 दिसंबर को बनी, और 9 दिसंबर को मतलब इसमें पहली बैठक हुई। ठीक है, 9 दिसंबर में, 9 दिसंबर 1946 ये पहली बैठक होती है। और इस पहली बैठक में 2 लोगों को अध्यक्ष के रूप में देखा जाता है। तो पहले तो यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। अस्थायी अध्यक्ष का मतलब है इनको चाहे जब हटाया जा सकता है, जब हमारा मन करेगा ना तो इनको हटा देंगे, इनको कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष। और इनको जो अस्थायी अध्यक्ष हैं इनको हटाया नहीं जा सकता है, एक बार ये बन गए हैं तो फिर अब ये हटाए नहीं जाएंगे, इनको नाम देंगे हम लोग अस्थायी अध्यक्ष। तो इसमें 2 लोग ऐसे बनते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को बनाया गया था। और किनको बनाया गया, तो यहाँ पे बनाया जाता है, यहाँ पे किसको बनाया जाता है अस्थायी अध्यक्ष, तो देखते हैं हम लोग सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाएंगे। और यहां से राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद ये अस्थायी अध्यक्ष बनेंगे। बट एक चीज और याद रखेंगे कि ये 11 दिसंबर को किया गया दूसरी बैठक में, और ये 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर 13 दिसंबर को लेकर आते हैं जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव, जिसे हम लोग किस रूप में याद करते हैं, तो उस प्रस्ताव को हम याद करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। ठीक है, इस स्लाइड को हम अभी यहाँ थोड़ा सा साइड कर देते हैं। इसे हम लोग किस रूप में याद रखते हैं, तो इसे हम याद रखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। और ये उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आने वाले कौन हैं, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को लाया था। अब अगर इसमें हम बात करें तो ये 13 दिसंबर को आया है, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने लाया, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन था। बाकी हमने आपको ये भी बता दिया है ताकि आप इसी के साथ ये भी याद रख सकते हैं। देखिए जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें लगा कि टॉप 20 है, बट इसमें थे 10 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहां से हम देख लेते हैं, यहां से हम देख लेते हैं आप जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि अकबर के काल में खुद काश्त और पाही काश्त किसानों में क्या अंतर था। तो खुद काश्त, देखिए खुद से क्या दिख रहा है, खुद काश्त का मतलब है अपनी, ठीक है, अपने खेत में जो काम करेंगे, अपने खेत में जो मजदूरी करेंगे, अपने खेत में जो काम करके वहां से फसल उगाएंगे, उनको नाम दिया जाता था खुद काश्त किसान। और पाही काश्त का मतलब क्या होता है, जो दूसरों के खेत में काम करके फसल उगाएंगे और उनको
पूरी फसल दे देंगे, उसका कुछ मेहनताना खुद ले लेंगे, यानी जितना काम करेंगे उसके बदले में इनको कुछ मेहनताना मिलेगा। पर याद रखना है आपको कि अधिकतर यही पद्धति पहले के समय में चलती थी, जिसमें जबरदस्ती मजदूरों को बंधुआ मजदूर के रूप में काम कराया जाता था, उनसे जबरदस्ती काम कराते थे लोग, और उनको वेतन ना देके बल्कि उसके बदले में उनको कुछ खाने पीने के लिए कुछ वस्तुएं दे दी जाती थी कि भाई आप जितना काम किए हैं ना, ये आपका मेहनताना हुआ है, इसी के आधार पे आप इसको लेके चले जाइए। बट उनका कोई मजदूरी नहीं फिक्स थी, उनसे जबरदस्ती काम कराए जाते थे। एक काफी दिनों तक चला है और इसे आज भी कई जगहों पे अभी देखा जाता है। बट अभी तो क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें इसमें ठीक हो गई हैं, बट पहले ये ज्यादा था। तो ये दो तरह के किसान होते थे, एक होते थे इसमें खुद काश्त किसान, दूसरे होते थे इसमें पाही काश्त किसान। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें ये जो क्वेश्चन थे इसके आंसर अभी यहाँ पे लिखे गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी हम बता देते हैं यहाँ से काफी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्या है, तो जमीन का स्वामित्व, खुद काश्त किसान अपनी जमीन के मालिक थे, जबकि पाही काश्त कौन होते थे, ये दूसरे गांव के किसी ठेके या ठेके पर, मतलब किसी जमीन को लेके या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पर काम करते थे। ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिया। अब राजस्व की अगर बात करें तो खुद काश्त किसान सीधे राजा को लगान देते थे, भाई अपनी जमीन पे खेती कर रहे हैं तो सीधे किसको ये देने वाले हैं, तो राजा को अपनी लगान देंगे। बट अगर हम बात करें यहाँ पे जो पाही काश्त होंगे, ये जब दूसरे की जमीन पे अगर खेती कर रहे हैं तो वहां से जिस व्यक्ति के जमीन पे खेती कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, ये उनको टैक्स देंगे और फिर ये ले जाकर राजा को टैक्स देगा। ठीक है, फिर अगर स्थिरता देखें तो जो खुद काश्त किसान होते थे अपनी जमीन पर अस्थायी रूप से खेती करेंगे, जो भी चाहेंगे वो फसल उगाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे खेती करेंगे। बट ये क्या करेंगे, ये भाई एक तरीके से जैसे आज के समय में नहीं होता है कि कहते हैं कि अधिया बोए हैं हम जो है उनके खेत में, तो उसी तरीके से सारी चीजें चलती थी। अब अगर हम इसमें बात करें तो कृषि का तरीका, तो कृषि का तरीका कैसा था, जो खुद काश्त थे एक पारंपरिक खेती के लिए कार्य करते थे, जबकि जो पाही काश्त थे नए नए तरीकों का उपयोग करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल उगाई जा सके और दूसरे के खेत में ज्यादा फसल उगा के फिर ये थोड़ा सा अपना जो है वहां से अधिक फसल अगर उगाएंगे तो इनको फायदा होगा, क्योंकि अधिकतर चीजें तो वही लेने वाले हैं जिनकी खेती है। आगे अगर हम बात करें तो आर्थिक स्थिति इनकी कैसी थी, तो खुद काश्त की आर्थिक स्थिति थोड़ी पाही काश्त से बेहतर होती थी, क्योंकि जो दूसरे की जमीन पे काम कर रहे हैं वे उतना ही मेहनताना के रूप में वहां से पाएंगे, और इनके पास जो खुद की जमीन है, जैसे आज भी होते हैं ना 10-10 बीघे 20-20 बीघा लेके बैठे हैं। अभी एक आपको बता दें, एक थे जो केशवानंद भारती, उनके पास कितनी जमीन थी, तो 1000 बीघा। अब 1000 बीघा जमीन लेके एक बाबा बैठे थे और कुछ नहीं करना उनको, बस हड़प के बैठे थे। और उनके पास ये सब जब मामला पहुंचता है तो 13 जजों की बैठक होती है, 13 जज उस समय बैठे थे। एक बार में आज तक पूरे इंडिया में अगर हम बात करें, वो केरल का जो मामला केशवानंद भारती मामला था, वही ऐसा मामला जहां 13 जजों की पीठ एक साथ बैठी है। ऐसा कभी मामला नहीं आया है। ऐसा मामला जब सज्जन सिंह का मामला आया था तो वहां पे अगर हम देखते हैं तो 7 जज 9 जज 11 जज तक गए। बट ये ऐसा मामला था उसी समय का जिसे हम नाम देते हैं क्या, उसे हम नाम देते हैं केशवानंद भारती का मामला, और इस समय 13 जज बैठे थे। और ये मामला इतना, अगर हम बात करें, इतना क्रिटिकल हो गया कि स्टार्टिंग में ना एक केशवानंद भारती केरला में जब वहां के उच्च न्यायालय में अपना मामला लेकर पहुंचे कि हमारी जमीन जो है ये सरकार हड़पना चाहती है, तो वहां पहुंचने के बाद ये मामला जीत भी गए कि हाँ भाई आपकी जमीन है, आप इसको ले रहिए। बट जब ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहां पे बातें आती है कि नहीं, ये हम भूमि सुधार के तहत ले रहे हैं और ये आपके दादा परदादा की जमीन नहीं कि जो आप इसको हड़प के रखेंगे। 1000 बीघा आप ले लेंगे, बाकी इस देश में रहने वाले क्या करेंगे, भीख मांगेंगे। तो इसलिए ये वहां पे मामला आया, तो फिर बाद में इनकी जमीन वहां से छीनी गई और सरकार उसको लेके अपने हिस्से में करती है, फिर वहां से लोगों में उसको बांटते हैं, जैसे पट्टा अभी बांटा जाता है, तो उस तरीके से सारी चीजें चल रही थी। तो ये यहाँ पे हम बात कर लिए खुद कास्ट और पाही कास्ट के बारे में। आगे आते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, वह भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के जनरल कब बने थे। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो उसमें से कौन सा क्वेश्चन है, ये क्या है,
चलिए देखते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भाई कई बार आया है, इसलिए इसको आप याद ही रखेंगे। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जो जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, तो बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों पर क्या संबंध है, यानी लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। ठीक है, तो इनमें अगर हम बात करें तो देखिए ये जितने भी स्थान हैं, इन स्थानों में क्या क्या चीजें हुई हैं, तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ है, लुम्बिनी में जन्म स्थान है, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिए थे, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि उनकी डेथ वहां पे हुई थी। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण इनका कहाँ हुआ है, कुशीनगर में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में है। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इनका आपके लिए कार्य है, मतलब आप इसको याद रखेंगे, और वो क्या है, आप इनका जन्म कब हुआ है ये याद रखेंगे, और साथ में क्या याद रखना है आपको, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है, तो महावीर स्वामी और साथ में गौतम बुद्ध, इन दोनों का जन्म याद रखना है, ये आएगा क्वेश्चन। ठीक, और पहला प्रवचन कहां दिए हैं, सारनाथ में, ये भी याद रखना है। अब एक क्वेश्चन जो है, 1857 के विद्रोह में किन्हीं दो प्रमुख केंद्रों और उनके नेताओं का नाम लिखिए। ये आप ऐसा ना याद करके, बल्कि ये भी याद रख सकते हैं पूरा 1857 में क्रांति कहां से स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख घटनाक्रम को ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अभी उनके बारे में भी अगर आगे हमने क्वेश्चन रखा है तो उसके बारे में भी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। बाकी इनको तो अभी आपको देखना ही है। तो ये क्या है, दो ऐसे प्रमुख केंद्र कौन कौन है, तो पहला बहादुर शाह जफर जो थे मुगल सम्राट थे, और ये याद रखना है कि मुगल शासक के सबसे अंतिम शासक जो थे मुगल वंश के, ये कौन थे, तो ये मुगल वंश के सबसे अंतिम शासक यही बहादुर शाह जफर ही हैं, बहादुर शाह जफर। इनको ना रंगून लेके चले जाते हैं अंग्रेज लोग, रंगून लेके जाएंगे, और कहा जाता है ना सभ्यता के वाहक कहते हैं अपने आप को यही अंग्रेज लोग। और ये बूढ़े व्यक्ति को, इनकी एज काफी ज्यादा हो गई थी, इनको रंगून लेके जाते हैं, इनके सामने इनके बच्चों का गला काट दिया जाता है। ठीक है, तो ये वही अंग्रेज लोग थे जो अपने खुद को सभ्यता का वाहक कहते हैं कि हम लोग बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। फिर बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल एक अवध की बेगम थी, इसमें प्रसिद्ध नेता, और वक्त खान जो सेना नायक थे उस समय। ठीक है, तो इनके नाम याद रखने हैं। बाकी आपको मंगल पांडे का जो इसमें जिस तरीके का योगदान था, ठीक है, वो कारतूस को लेके जो मामला स्टार्टिंग में हुआ था, तो कारतूस जो था उसमें बताया जाता था कि भाई ना क्या किया जाएगा कि आपको एक गोली जो है दांत से खींच के चलानी पड़ती थी, तो कारतूस वहां पे लगी थी, और कारतूस में गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी ये लोग लगा के रखते थे। क्यों, क्योंकि ये चाहते थे ना फूट डालो राज करो, और दोनों जितने वहां पे जो मुस्लिम लोग रहेंगे उनके, वो लोग जैसे मुस्लिम लोग क्या करते हैं, तो मुस्लिम लोग वहां पे आप देखेंगे तो गाय को बहुत ही पवित्र वो लोग ना मान के, बल्कि वो क्या करते हैं कि भाई उस तरीके से पवित्र भले मानते हो बट उसकी मांस वो खा सकते हैं। और हिंदू में क्या होता है, गाय को इतना ज्यादा पवित्र मानेंगे कि उसकी मांस नहीं खाएंगे, तो इसलिए ये उनकी चर्बी वहां पे लगाते थे ताकि इनके बीच में मतभेद बढ़े, और इसीलिए मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। और इनके एक मित्र भी थे अंग्रेज में ही, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मत करिए, तो बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि ऐसा हमारे यहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं। बट लास्ट में हमें पता चलता है कि उसमें हड्डियों के चूर्ण मिलाए गए थे, इनके जो भी इनको खाने के लिए आटा मिलता था उसमें हड्डियों के चूर्ण मिलाए जाते थे। और साथ में अगर हम बात करें तो इनके लिए जो कारतूस मिलती थी, कारतूस में उनकी चर्बी लगाई जाती थी, तो इसका विरोध उन्होंने किया। तो फिर इनको अंग्रेज ने कहा कि अगर नहीं मारोगे तुम, तो जबरदस्ती जो है उनसे कहा गया कि ये चलाना ही पड़ेगा। इन लोगों ने पहले थोड़ा सा एक तरीके का हड़ताल किया। अब हड़ताल से जब वहां पे इकट्ठा हुए तो फिर अंग्रेज के जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो लोग भी वहां पे आ जाते हैं। अब वो लोग आते हैं, इनसे बोलते हैं कि जबरदस्ती इनको चलाना ही है इस कारतूस को।
तो फिर जब वो कारतूस चलाने के लिए आते हैं ना, तो मंगल पांडे को लगा कि अब इसका ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने राइफल उठाया और उसी को ठोक दिया जो उनको अभी ऑर्डर दे रहा था। और इसी समय फिर लास्ट में उनको फांसी होती है। बट ठीक है, उन्होंने देश के लिए अच्छा किया। ऐसे लोगों को फिर ठोक देना ही अच्छा था। ऐसे ही काफी घटनाएं हम लोग आगे भी अभी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे वहां पे जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ है उससे जुड़ा हुआ, उसे भी हम लोग समझेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इससे रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि भारत का संविधान लागू कब हुआ है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, इससे रिलेट करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, तो भारत का संविधान सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये 26 जनवरी को लागू हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को 1950। बट इसमें अगर हम बात करते हैं ना, तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ है, तो भाई ये तैयार हुआ है। बट ना इसी समय ऐसे बहुत से आर्टिकल थे, जैसे हम बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल 324, ऐसे ही आर्टिकल 1, 2, 3, 5 से लेके मतलब 11 तक, ये जितने आर्टिकल हैं। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे तो 391, 390, 393, 392, ये सभी आर्टिकल जितने हैं, ये सभी आर्टिकल 1949 से ही स्टार्ट कर दिए गए थे। बट अधिकतर आर्टिकल बाद में फिर यहाँ पे जोड़े जाते हैं। ठीक है, जो बाद में जोड़े जाते हैं तो वे 1950 से जोड़े जाते हैं। और इसके अध्यक्ष अगर हम बात करते हैं तो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जिसको हमने अभी बताया कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इन्हें हम लोगों ने 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जोड़ा है। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से लघु उत्तरीय क्वेश्चन जितने थे ये हो गए खत्म। अब हम देखेंगे यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब ये आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन है जिनमें से अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ से आपको अधिकतर क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में वही सभी क्वेश्चन रखे गए हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। बट अगर जो क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, अगर वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे एज इट इज नहीं लिखा मिलता है, फिर भी आपके वो क्वेश्चन इसी क्लास से सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अभी हम आपको बता रहे हैं, तो एक क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि जितने ऑब्जेक्टिव थे उसी बेस पे आप कई सब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन में हम 3-4 लाइन बता रहे हैं, तो उससे आप लोगों को जो बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे, और जो लिखने वाले प्रश्न है वो भी थोड़े से सॉल्व हो सकते हैं। इसीलिए केवल क्लास को ध्यान से समझते हुए चलना है, तो सारी चीजें यहाँ से कवर हो जाएंगी। अब ये जितने क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन में आप लोगों को जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होते हैं वो सारे कवर होते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है हम उसे नहीं बताएंगे, उसका केवल आपको एक पीडीएफ दिखा देंगे कि भाई आप इनको याद कर लीजिएगा, चाहे पढ़ लीजिएगा एक बार, तो उनको हम सॉल्व नहीं कराएंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। और ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मे भी एक क्वेश्चन आप लोगों को कई बार में एकाध बार कभी पूछा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। और इसको हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इसका केवल आप स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि जो है ये आप एक बार पढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन के समय अभिलेख शास्त्रियों को होने वाली कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। ये थोड़ा सा हो सकता है इंपॉर्टेंट, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, एपिग्राफी। अभिलेख, देखिए अभिलेख का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्थान पर, किसी पत्थर पर, किसी भी वस्तु पर जो कुरेदा गया कोई लेख हो, कुछ चीजें लिखी गई हो, उन्हीं को नाम देंगे क्या हम, अभिलेख। ये क्या करते हैं, तो अभिलेख से हमको पुरानी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। जो भी घटनाएं हुई हैं उनकी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई होती है।
पुराने समय में यहाँ पे चीजें क्या होती थी कि भाई ऐसे लिख के नहीं ये सारी चीजें दिखाई जाती थी। आपको एक चीज और याद रखना है ना, ऐसे ही अभिलेख आज भी हमको देखने को मिलते हैं, बट हम उनको अभिलेख नहीं कहते हैं। अब के नेता लोग क्या करते हैं कि अपना जो भी, जैसे कोई रोड बनवाया, अभी रोड नया बनवाया है, तो उसपे वो क्या करेगा, अपनी पार्टी का नाम लिखेगा और अपना नाम लिखेगा, और वहां पे सारी चीजें लिख के रख देगा कि हमने इस रोड को बनवाया है। पार्टी का नाम लिखेगा खुनचुसवा पार्टी, और वहां पे जो भी नेता रहेगा, ठीक है, वो अपना नेता मतलब और पार्टी का नाम, ये सारी चीजें वहां पे वो रख देंगे कि ये भ्रष्ट पार्टी है हमारी और हमारे द्वारा ये रोड बनवाया गया है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 साल चलेगा, इसके बाद इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो ये सारी चीजें वहां पे लिख दी जाती हैं और उसी को हम लोग अभिलेख के नाम से जान सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इनको क्या क्या समस्या होगी। समस्याओं में पहली बात तो लिपियों को पढ़ने में कठिनाई होती थी, जैसे उस समय कोई दूसरी भाषा चल रही है, आज के समय में दूसरी भाषा चल रही है, फिर हम उनका ट्रांसलेट अगर नहीं जानते हैं, उस भाषा को हम नहीं समझते हैं, तो क्या चीजें लिखी गई हम नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितनी लिपियां होती है उस समय की अधिकतर लिपियां जो थी उनको प्राकृतिक लिपि, प्राकृतिक भाषा मिलती है। हम लोग इस समय अगर पढ़ते हैं तो हम लोगों की दूसरी देवनागरी लिपि आ जाती है, इसलिए हमको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी अभिलेख में अगर बात करें तो अधिकतर अभिलेखों में एक ही राजा के बारे में चर्चा है, जो उस समय का सबसे प्रतापी शासक रहेगा, सबसे शक्तिशाली राजा है, उसी के बारे में अधिकतर चर्चाएं हैं। बाकी किसी के बारे में अगर आप बात करेंगे जो छोटे राजा हैं उनकी कोई चर्चा नहीं है, जबकि उन्होंने भी अपने क्षेत्र में बहुत संघर्ष किया है, इनसे अधिक संघर्ष किया है, बट उनके संघर्षों का कोई मोल नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई उनका वहां पे बहुत कम ही रिजल्ट दिख रहा है, इसलिए वहां पे ये सारी चीजें नहीं होती हैं। हमने पहले भी बताया था ना कि दुनिया केवल आपके रिजल्ट को देखती है, आपके संघर्ष को कोई नहीं देखने वाला है, तो सारी चीजें वहां पे मिलती रहती हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े राजाओं की केवल चर्चा होती है। आगे अगर बात करें एक ही शासक या उसके जो वंश से संबंधित सारी चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। और फिर इसमें अगर देखेंगे कि इनको पढ़ने में इसलिए कठिनाई होती थी क्योंकि यहाँ जो लिपियां हैं ये लिपियां लगभग एक ही युग के भिन्न भिन्न भाषा में लिखी गई हैं, तो जो वहां पे सभी भाषाओं को जानेगा वही उसको पढ़ सकता है। आगे अगर हम इसमें बात करते हैं तो जैसे अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में मिले हैं, जबकि जो पश्चिम के जितने अभिलेख हैं उनमें अगर हम बात करें तो यूनानी भाषा मिली है। प्राकृत में अधिकांश अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, तो मतलब अलग अलग लिपियां मिल जाती हैं, इसलिए उनको पढ़ना ट्रांसलेट करना काफी कठिन होता है, ठीक ना। आगे देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन क्या है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा क्या इसको हम कहें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसरिया और बासरिया, बेसरिया और बासरिया ये क्या है, सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट करना है। तो पहली बात ये याद रखेंगे कि जो सूफीवाद है ये कई पंथों और सिलसिलों में संगठित था। सिलसिला का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है जंजीर, और जो शेख और मुरीद के मध्य एक निरंतर संबंध कायम करेगा उसी को नाम देंगे हम लोग सिलसिला। अब इसमें क्या है देखिए, ये जो बासरिया का मतलब है जो उस नियम कानून के हिसाब से चल रहा है उसे नाम देंगे बासरिया। लेकिन बेसरिया किसे कहेंगे, जो उनके नियम कानून का पालन नहीं कर रहा है, तो बेसरिया। ये दो शब्द यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बासरिया और बेसरिया, इसीलिए, ठीक है। तो बेसरिया का क्या तात्पर्य है, ऐसे सिलसिले जो सरिया के बंधे हुए नहीं थे उनको हम लोग क्या नाम देते थे, बेसरिया, और जो उससे बंधे हुए होते थे उनको नाम देते थे बासरिया, ठीक है। दोनों में क्या एक रूपता है, तो दोनों सिलसिले एक ईश्वर में यानी एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। वो अलग बात है, हमारे देश में एक ईश्वर तो है नहीं, जितनी जनसंख्या है उससे दोगुना यहाँ के ईश्वर हैं, एक एक व्यक्ति के 4-4-5-5 ईश्वर मिल जाते हैं, और इसीलिए बट इसमें हम क्या देखते हैं कि बासरिया और बेसरिया में तो ऐसी चीजें तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या मिलता है, एक ईश्वर, केवल एक ही ईश्वर को माना जाएगा। उनके अनुसार अल्लाह एक है और वही सर्वोच्च है और सर्वव्यापक है, मतलब एक ही ईश्वर है और उन्हीं को सारी चीजें बताई जाएंगी। ऐसा नहीं कि अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए दूसरे भगवान हैं,
ठीक है, और दूसरे स्थान पे हम जाएंगे तो फिर दूसरे भगवान की पूजा करेंगे, फिर कहीं और चले गए तो वहां पे हम दूसरे भगवान की पूजा करेंगे। एक ही ईश्वर है, तो ये यहाँ पे माना जाता था बासरिया और बेसरिया के कानून में। आगे ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया है, जो बधे हुए होते थे और जो नहीं बधे हुए होते थे। पहले हम उन क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, फिर हम आगे आ जाएंगे। इनको अगर समय मिलता है तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, और अगर नहीं समय मिलता है तो इन क्वेश्चन को आप केवल पीडीएफ के तौर पे ही देखते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा स्टोरेज का इशू है। पहले हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां से देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था, स्पष्ट कीजिए यह आंदोलन क्यों स्थगित किया गया था। तो इसको हमने पहले भी बता दिया, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में था, तो उससे जोड़कर हम यहाँ समझते हैं कि असहयोग आंदोलन एक तरीके का प्रतिरोध था। इसके क्या क्या कारण है। पहला, असहयोग आंदोलन इसलिए प्रतिरोध था क्योंकि इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए रॉलेट एक्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काला कानून के नाम से जानते हैं। क्यों काला कानून कहते हैं, क्योंकि इसको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अंधा कानून कहिए, बहरा कानून कहिए, काला कानून कहिए, सब यही है। इसके पीछे का क्या रीजन है, इसमें ना आप गलती किए हैं नहीं किए हैं कोई मायने नहीं रखता है, बस हमको लगना चाहिए कि आप गलत हैं। बस हम आपको जो भी कहना है, जेल में डालना है, आपको पीटना है, फांसी देना है, सब कर डालेंगे, केवल इसलिए क्योंकि हमारे नजर में आप गलत थे। बाकी हम जांच नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमने तो ऐसा अंधा बहरा कानून ही लेके आया है, तो भाई इसमें हम कुछ भी नहीं करने वाले। इस रॉलेट एक्ट में यही सारी चीजें बताई जाती थी कि इसका वापस लेना, इसको वापस नहीं ले रहे थे, इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया, बट इसको वापस नहीं ले रहे थे। इसीलिए क्या हुआ, तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। दूसरा, असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध का आंदोलन था क्योंकि राष्ट्रीय नेता उन अंग्रेज अधिकारियों को कठोर दंड दिलाना चाहते थे जो अमृतसर और जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर होने वाले अत्याचार के उत्तरदायी थे। उन्हें सरकार ने कई महीनों बाद भी किसी प्रकार का दंड नहीं दिया था। देखिए क्या रीजन था, कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे क्रांतिकारी लोग जो केवल शांति पूर्वक बैठकर ये कहते थे कि हम लोगों को हमारा न्याय चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं, हम लोग शांति पूर्वक रहेंगे। ये क्या करते थे अंग्रेज लोग, उन्हीं को पीट देते थे। जैसे लाला लाजपत राय जो थे, वो अब सोचिए कि उस व्यक्ति को पीट रहे हैं जो जिनका कोई भी इसमें ऐसे विरोध प्रदर्शन में कोई योगदान नहीं, बस वो शांति पूर्वक वहां पे थे। ऐसे ही सत्यपाल किस्लू, ठीक है, और डॉक्टर सत्यपाल और एक सियाफुद्दीन किस्लू, ठीक है, तो इन दोनों लोगों को भी क्या किया गया, इनको भी गिरफ्तार किया गया। इन सारी चीजों को देखते हुए काफी लोग आक्रोश में आ चुके थे, तो इसीलिए इस कानून को हम लोग कहते हैं कि प्रतिरोधात्मक एक तरीके का कानून था, यानी कि प्रतिरोध कानून के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके ऐसे कई रीजन दिए जाते हैं, बट इसमें बहुत सारे रीजनों में हम देखेंगे जैसे बहिष्कार किसी चीज का किया जा रहा है फिर भी वो नहीं मानने वाले हैं। हम शांतिपूर्वक अवहेलना कर रहे हैं तो ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, वहां पे जितने भी शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे लोग हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है। तो ये सारी घटनाओं की वजह से हम इसको प्रतिरोध कानून या प्रतिरोध आंदोलन कह देते हैं। अभी और सभी क्वेश्चन कहाँ गए थे, हमने इंपॉर्टेंट के चक्कर में वो सभी का क्वेश्चन चला गया जो ऊपर ही छूट गया कुछ क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब इसमें नहीं बचे हैं, हम उनको देख लेते हैं। जैसे ये स्टोव के बारे में एक क्वेश्चन हम यहाँ से देख लेते हैं कि किस प्रकार से बनाए जाते थे और क्या होते थे स्टोव, जिसपे संरचना बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। तो अभी तो हमने इसका चित्र नहीं रखा है, बट वो चित्र भी आपको दिखा देंगे, या फिर मे भी अभी हो सकता है तो हम उसको बना देंगे, वहां से आप थोड़ी सी चीजें देख सकते हैं, या फिर अभी फोटो उसका दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना,
स्तूप क्या है और किस प्रकार से बनाए जाते थे? देखिए, स्तूप एक तरीके का संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? ढेर। ठीक ना? इसमें कुछ चीजें क्या है, तो यहाँ पे क्या रखे जाते हैं? यहाँ पे अवशेष रखे जाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष यहाँ पे रखे गए। तो महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे, एक किसी जैसे पवित्र कोई भी भिक्षु है उनके अवशेष हो गए, जैसे उनके दांत हो गए, भस्म हो गए। भस्म का मतलब क्या होता है कि उनकी जो अस्थियां जलाई जाएंगी ना, तो उसमें लास्ट में वो जो भस्म होता है उसको वहां पे रख दिया जाता है। वो पवित्र माना जाता है कि इनको हम बचा के रखेंगे, ठीक ना, अवशेष के रूप में, इसीलिए वहां पे रखा जाता था। इसमें हम क्या देखेंगे, तो इसमें अगर इसके हम स्ट्रक्चर एक बार देख लें तो उससे हो जाएगा काफी चीज। तो हम यहाँ से अगर हमारा नाम है तो भाई ये हिंदी में, इंग्लिश में भी यही रहेगा, हिंदी में भी यही रहने वाला है। ये बड़ा कुमावा नहीं हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश का इतना ज्यादा इशू नहीं होता है, तो इसमें नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। क्षत्रिय है, हिंदी में भी यही रहेगा और ये इंग्लिश में भी यही रहेगा। दूसरे नंबर पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम क्या नाम देते हैं? तो इसको नाम देते हैं हर्मिका। ठीक है, इसको हर्मिका कहेंगे। और ये जो अंडे के आकार का है ना, इसीलिए इसको हम नाम भी क्या दे देते हैं? इसको अंड कहते हैं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी यही नाम इसका रहेगा। आगे हम बात करते हैं, तो इसके बीच का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? तो इसको प्रदक्षिणा कहते हैं। और साथ में अगर हम बात करें तो ये है मेरी, और यहाँ पे है तोरण द्वार। ये तोरण द्वार है, यानी कि प्रवेश करने का यहाँ से द्वार है। बाकी ये जो किनारे किनारे पे ऐसी दीवार लगी है इसको हम नाम देते हैं वेदिका। ठीक है, इसको वेदिका कहते हैं। बस इतनी सी बातें यहाँ पे याद रखनी है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। कई बार आ जाता है कि सचित्र इसका वर्णन कीजिए, तो आपको चित्र बनाकर वहां पे दिखाना पड़ता है कि इसका क्या नाम है और किस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो ज्यादा इसमें कठिन नहीं होता है, बहुत सिंपल सा आप इसमें बना सकते हैं, बट एक दो बार आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ऐसे जब हम लोग सिलेबस कवर करवाते हैं सब्जेक्ट वाइज, जब उसमें एक एक चैप्टर, तो फिर वहां पे बनवाया जाता है। अभी यहाँ रिवीजन के समय में हम लोग स्ट्रक्चर बनाने चले तो फिर ज्यादा समय उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी एक अभी काफी समय हो चुका है, जिसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सबको सॉल्व करा दिया है। बाकी ये सभी क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ इनको एक बार पढ़ लेना चाहिए, तो उनको आप देख लीजिएगा। बाकी इन पे हम इसलिए नहीं चर्चा कर रहे हैं कि ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जितने होने चाहिए। तो बाकी हम कुछ क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि एक बार ना आप इनको रीडिंग कर लीजिएगा, ताकि बाद में अगर आ भी जाते हैं पेपर में तो मत कहिएगा कि आपने कहा था और ये बिल्कुल आ गया है तो फिर हम आप ही की वजह से फेल हुए हैं। इसलिए एक बार आप देख लीजिए ताकि हमारे वजह से आप फेल ना हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं और यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, तो भी मिलेंगे अगले क्लास में। अगली क्लास ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट की जल्दी आप लोगों को मिलने वाली है। और साइंस क्लास 10th के लिए साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, ऐसे कई क्लास अभी आप लोगों को जल्द ही मिलेगी। मे भी मैथ का हमने शेड्यूल अभी नहीं देखा है, तो मैथ का अगर थोड़ा सा लेट होगा ना तो मैथ का भी एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको दे दी जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।